नमस्कार, मैं दिशांश श्रीवास्तव कॉमिक वर्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। अब तक आपने सुने कहानी सिंड्रेला के 2 भाग। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। वो रणवीर की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। वो चलती नहीं थी, बस हवा में कुछ इंच ऊपर मंडराती रहती थी। रणवीर को मनोलकवा सा मार गया था। वो हिल भी नहीं रहा था। अब तो वो बिल्कुल पास आ चुकी थी, इतनी कि अगर वो सांस ले सकती होती तो शायद उसकी सांसें रणवीर के चेहरे से टकरा रही होती। पर वो आगे बढ़ी और उसने रणवीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। रणवीर चीखने लगा, पागल हो गए हो क्या? रणवीर को जैसे होश आया। सामने उसकी बहन रहना खड़ी थी। वो जल्दी जल्दी चारों तरफ देखने लगा। सब कुछ सामान्य था। तो फिर कहाँ गुम हो? कुछ नहीं, बस। तू यहाँ क्या कर रही है? बात करने आई थी तुमसे। बापू पर तो शादी का भूत सवार है। तू तो चढ़ लिया घोड़े इस बार। रणवीर ने बुरा सा मुंह बनाया। सुन, मेरे पास एक आइडिया है। बात मान, फिर ऐश करेगा तू। क्या? रणवीर ने पूछा। डैड जहाँ बोलते हैं वहाँ शादी कर ले। क्या? तू ये क्या कह रही है? अरे पूरी बात तो सुन। शादी तक डैड की चलने दे, फिर तो तेरी ही चलेगी ना। वो मक्कारी से हंसती हुई बोली। शादी तो मेरी भी कराई थी बुड्ढे ने, पर क्या हुआ? रैना के तलाक का केस कोर्ट में था। प्रॉपर्टी सेटलमेंट के नाम पर उसने जूस निकलवा दिया था अपने पति का। कोई गांव की गवारी होगी ना, झेल लेना कुछ टाइम के लिए, सिंपल। रणवीर वापस तालाब को देखते हुए सोचने लगा। उसकी बहन को तो सिर्फ आधी समस्या ही मालूम थी। वो शादी कैसे कर सकता था? शादी तो गौरव भी करने जा रहा था। और फिर नहीं, उसके शरीर ने स्पष्ट झुरझुरी ली। क्या हुआ? रैना उसे गौर से देखती हुई बोली। कुछ नहीं, चल घर चल। रणवीर उसके साथ महल की तरफ लौटने लगा। उसने और उसकी बहन दोनों ने नहीं देखा कि तालाब के दूसरे छोर के बहुत ही पुराने पेड़ की बगल में खड़ी वो भयानक रूह उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी और अब रणवीर की जगह रैना को घूर रही थी। सुनो, तुम इसे पहचानते हो? क्रिस उस समय रजत महल के कैफ़े में था। उसने एक वेटर को अपने मोबाइल पर गौरव की फ़ोटो दिखाते हुए पूछा। सॉरी सर, हो सकता है देखा हो, पर कुछ याद नहीं आ रहा। तभी क्रिस की नज़र वहीं खड़े हुए अधगंजे वेटर पर पड़ी, जो कनखियों से उसे देख रहा था और बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। क्रिस ने वहीं से अभिषेक को फ़ोन लगाया, जो कि गौरव का दोस्त था और गौरव की मौत के पहले उसके साथ यहीं रजत महल में भी आया था। तुम रजत महल में हो? अभिषेक ने हैरानी से पूछा। हाँ, मुझे तो आना ही था, तुम्हें बताया तो था, क्रिस ने कहा। तो हाथ लगा कुछ? हाँ, मेरे ख्याल से तो वो भयानक आत्मा एलेनोर ब्राउन की है, जिसके नाम पर रजत महल का नाम पहले एलेनोर कॉटेज था। मैंने देखा, उसका स्टैचू भी है यहाँ। सेम, क्रिस ने बताया। ओह, तुमने देखा वो स्टैचू? अभिषेक ने पूछा। मैंने तो उसे खुद उस रूह को वहाँ मंडराते हुए भी देखा। फ़ोन पर खामोशी छा गई। क्रिस, बी केयरफुल, अभिषेक जल्दी से बोला। गौरव मर चुका है, इस तरह खुद को खतरे में मत डालो। पता नहीं वो क्या बला है, क्या चाहती है। छोड़ो उसे। ये बताओ कि सुहाना का यूट्यूब चैनल था ना? मुझे उसका लिंक सेंड करना ज़रा। वो किस लिए? अभिषेक ने पूछा। यहाँ से लौटने के 2 हफ्ते बाद उसकी मौत हुई थी ना। क्या पता उसने कुछ यहाँ शूट किया हो और अपने चैनल पर अपलोड किया हो। शायद उससे कुछ हिंट मिले। अभिषेक चुप हो गया। हेलो, लाइन पर हो?
क्रिश, एक अजीब बात है, अभिषेक धीरे से बोला। क्या? क्रिश अब टहलता हुआ अपने कमरे में आ चुका था। मुझे लगता है सुहाना का कोई चैनल कभी था ही नहीं। मैंने भी बहुत सर्च किया, कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, उसके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, किसी को भी मालूम नहीं कि उसका कोई चैनल था। कोई कुछ नहीं जानता, अभिषेक बोला। पर तुमने और गौरव ने ही तो बताया था कि उसका चैनल है। हाँ, क्योंकि वो खुद ऐसा बोलती थी, अभिषेक उसकी बात काटता सा बोला। सच्चाई क्या थी वही जाने, पर अब मुझे तो विश्वास नहीं कि कोई चैनल था भी या नहीं। तो फिर यहाँ जो उसने शूटिंग की, वो क्यों की? कृष्ण ने हैरानी से बोला। वही तो समझ नहीं आ रहा, अभिषेक बोला। कमाल है, ये सारा बखेड़ा ही इसलिए हुआ था। कृष्ण ने जानबूझकर अपने कमरे का दरवाज़ा पूरा बंद नहीं किया था। उसे महसूस हुआ कि कोई कमरे के बाहर खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ गया और झटके से दरवाज़ा खोल दिया। सामने हकबकाया सा वही अधगंजा वेटर खड़ा था जिसे कृष्ण ने थोड़ी देर पहले ग्राउंड फ्लोर वाले कैफ़े में देखा था। और जिस दिन वो रजत महल आया था, उस दिन भी उसे वेटर घूर रहा था। वो संभल पाता इससे पहले कृष्ण ने उसे कॉलर से पकड़कर अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। क्या नाम है तेरा? कृष्ण उसे झकझोरता हुआ बोला। सर, वो मैं, वो हकलाया। नाम पूछा है मैंने, क्रिस गुर्राता हुआ बोला। वो वेटर चुप रहा। अभी तेरी कंप्लेंट कर दूंगा। तू मेरे कमरे में चोरी करने घुसा था तो पता है क्या होगा? क्रिस ने मासूमियत से पूछा। जैक्सन, वो जल्दी से बोला। क्या? क्रिस ने पूछा। मतलब जैकिशन नाम है मेरा, वो माफ़ी मांगने वाले अंदाज में बोला। क्रिस को देवानंद याद आ गया। यहाँ बाहर क्या कर रहा था? क्रिस ने पूछा। वो वेटर बहुत देर तक चुप रहा, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो। फिर वो क्रिस के करीब आया और अपना मुंह उसके कानों के पास ले जाकर फुसफुसाते हुए बोला। मत करिए, उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। क्या? क्रिस हचकिचाया सा पूछा। क्या ना करूं? ये जो आप पूछताछ कर रहे हैं ना, कल आते ही आप उस मूर्ति के पास भी गए थे। जयकिशन ने क्रिश के कंधे के ऊपर से उस खिड़की की तरफ इशारा किया जहाँ से नीचे बगीचे में खड़ी मैडम एलेनोर की मूर्ति दिखती थी। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी चमक रही थी। वो बोल भी बहुत धीमे रहा था। तुम्हारा मतलब है मैडम एलेनोर? मुंह पर उंगली रखता जयकिशन बोला। वो सुन लेगी, वो यहीं मंडराती है, कुछ नहीं छुपा उससे, वो दहशत से बोला। उसकी आंखें फटी पड़ी थी। मैंने देखा है उसे, वो फुसफुसाया। आपके दोस्त को वो नहीं करना था। वो बोलकर ऐसे चुप हो गया जैसे किसी ने उस पर गन टिका दी हो। क्या? क्रिस चौंकते हुए बोला। तुम गौरव की बात कर रहे हो? उसने जवाब नहीं दिया। वो इधर उधर घबराहट और बेचैनी से कमरे में देखने लगा। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और उस पर कुछ टाइप करने लगा। फिर उसने जल्दी से मोबाइल क्रिश की आंखों के सामने कर दिया। उसने स्क्रीन पर टाइप किया था, शाम को वृंदा झील के पास मिलिए, और वो जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। क्या झमेला है, बुदबुदाते हुए क्रिस बढ़ा और खिड़की का पर्दा हटा दिया और वो पीछे की ओर गिर पड़ा। पर्दा हटाते ही उसने देखा कि खिड़की के कांच के बाहर चिपकी हुई थी वो सामने खड़ी थी। उसका राख जैसा सफ़ेद चेहरा क्रिस को घूर रहा था। उसने बस एक बार पलकें झपकाईं और उसकी आंखों की पुतलियां सफ़ेद हो गईं। क्रिस की जगह कोई और होता तो शायद सदमे से मर जाता। वो उन खौफनाक आंखों में देखता रहा। फिर जैसे कई सदियों बाद वो गायब हो गई। क्रिस खड़ा हुआ और हिम्मत करके खिड़की के पास आया, पर वो तो गायब हो चुकी थी।
लेकिन खिड़की के पास फर्श पर कुछ काली सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी थी। मम्मी, देखो इसने क्या किया! नेहा गला फाड़ती हुई चिल्लाई। उसकी छोटी बहन अपूर्वा भी उसके सुर में सुर मिला रही थी। हाँ, पूरा खराब कर दिया। अवनी एक कोने में दुबकी हुई थी, जैसे दीवार में घुसकर गायब हो जाना चाहती हो। नेहा और अपूर्वा उसकी चचेरी बहनें थीं, जो उन दिनों कस्बे में उपजे सीधी सादी सुंदर गैंग की स्थायी और सक्रिय सदस्य थीं। उन दोनों ने ही मास्टर जी से भारी मिन्नतें करके इंग्लिश पिक्चरों वाला गाउन बनवाया था। अवनी वो गाउन लेकर ही लौट रही थी जब क्रिश की टैक्सी से भिड़ गई थी और ज़मीन पर गिरने की वजह से एक गाउन में ज़रा सा दाग लग गया था। अब महाभारत शुरू होने ही वाली थी, क्योंकि उसकी चाची भी वहाँ आ गई थी। इससे पहले कि चाची अवनी को कोसने का अपना प्रोग्राम शुरू करती, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो प्रिया दीदी थी। अवनी धीरे से मुस्कुराई। वो जानती थी कि प्रिया दीदी ठीक उसी वक्त वहाँ क्यों आई थी। फेरी गॉड मदर हमेशा सिंड्रेला की मदद करती है। लो भाई, अब क्या हो गया? प्रिया ने पूछा। जब तक यह है, चाची ने झटके से मुंह अवनी की तरफ मोड़ा। कुछ और हो सकता है भला? उन्होंने एक तीखी चुभती हुई आवाज़ में बोला। मैं तो बोलती हूँ शादी करा दो इसकी और छुट्टी पाओ इससे, प्रिया ने नाटकीय स्वर में बोला। अवनी उसका मुंह देखने लगी। चाची का भी मुंह खुला था और नेहा और अपूर्वा कभी अपनी माँ को देखती, कभी प्रिया को। इससे भला शादी कौन करेगा? चाची ने दोबारा ताना मारा। उनकी बेटियों ने भी मुंह बिचकाया। सोचते हैं, प्रिया सोचने का नाटक करती हुई बोली। चौधरी रणवीर सिंह कैसा रहेगा? सबके सब प्रिया का मुंह देख रहे थे। सोच क्या रही हैं? आपको तो पता ही है रणवीर की माँ ने क्या कहा है। उन्हें बस एक सीधी सादी और सुंदर सी लड़की चाहिए, प्रिया ने सुंदर पर ज़्यादा जोर देते हुए कहा। अपनी अवनी तो हर लिहाज से परफेक्ट है। अब तो उसकी नज़र पड़ने की देर है इस पर। आप खुद ही उससे बात क्यों नहीं करती? अभी कुछ सोचा नहीं है, चाची व्यस्तता दिखाती हुई बोली। सोचा तो आपने बहुत कुछ है चाची जी, प्रिया कठोर स्वर में बोली। आपकी ये दोनों बेटियां हर दूसरे दिन मेरे पार्लर पहुंच जाती हैं। क्यों? ये अपूर्वा, ये तो अभी बालिग भी नहीं। नहीं है तो 3 महीने में हो जाएगी। कौन सा रणवीर कहीं भागा जा रहा है? चाची बोली और हड़बड़ा के चुप हो गई। प्रिया व्यंग से हंस दी। खैर, वो जो चाहती थी वो तो हो गया था। इन सारी चकचक के बीच अवनी कब घर से बाहर निकल गई, किसी का ध्यान ही नहीं गया। अब वापस आएगी आराम से। साहब, कच्छो देखा कि नहीं? देवानंद ने पैसेंजर सीट पर बैठे क्रिश से पूछा। हालांकि जैक्सन उर्फ जय किशन ने उसे शाम को मिलने का बोला था, पर क्रिश आज फोटोग्राफी के मूड में था तो थोड़ा जल्दी निकल आया। कुछ क्या? क्रिश ने पूछा। वो है एलिनोर का भूत, आप बोले रहे ना। हाँ, शहर से इतनी दूर मैं भूत ही तो देखने आया हूँ, क्रिश ने व्यंग से कहा। देवानंद चालाकी से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पलटा। तो आप सीजन में आपका यहाँ सत्तू लेने आए रहे, हम सब समझते हैं। क्या समझते हो देवप्रसाद द्वारकानंदन? क्रिश ने उसे छेड़ा। अरे देवानंद ही बोलिए ना, इतना लंबा नाम काहे ले रहे हैं कि जीवा ही ऐठिया जाए। फिर वो वृंदा झील पहुंचने तक चुप ही रहा। वृंदा झील कस्बे के बाहरी भाग पर थी और जंगल तक फैली हुई थी। टैक्सी झील के किनारे किनारे चली जा रही थी। एक तरफ झील का मनोरम किनारा तो रोड के दूसरी तरफ करीने से लगे देवदार के पेड़ स्वर्ग की अनुभूति करा रहे थे। क्रिश एक बढ़िया सी जगह देखकर रुक गया, जो थोड़ी वीरान तो थी पर बहुत खूबसूरत थी। उसने अपना कैमरा निकाला और शुरू हो गया। एक बहुत बेहतरीन शॉट था, जहां एक पेड़ की छाया पानी में किसी औरत की आकृति बना रही थी।
क्रिश क्लिक करने ही वाला था कि उसके फ्रेम में कोई आ गया। वो अवनी थी। घर से निकलकर तो सीधा वहीं पहुंची थी और तन्हाई में सुकून से बैठी थी। उसने अपने लंबे बाल खोल रखे थे जो बहती हवा में धीरे धीरे उड़ रहे थे। वो झील की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। क्रिश के मन में पटाखे से छूटने लगे। उसने चुपचाप धीरे से उस पर कैमरा फोकस किया। वो क्लिक करने ही जा रहा था कि अरे महाराज, आप तो अपना फोनवा भुलाए रहे पीछे, हमको कैसे बुलाइएगा फिर? दूर से ही चिल्लाया देवानंद, और हाथ में क्रिस का मोबाइल लहरा रहा था उसके। वो ऐसे आवाज़ लगा रहा था मानो क्रिस झील के दूसरे छोर पर खड़ा हो। अवनी आवाज़ की दिशा में मुड़ गई और क्रिस को देख लिया। आतिशबाजी बंद। क्रिस ने जल्दी से कैमरा छुपा लिया। उसने नापसंदगी से क्रिस और देवानंद को देखा और फिर वहाँ से चली गई। क्रिस ने सर पीट लिया, फिर घूरकर देवानंद को देखा। क्रिस अब अकेले ही फ़ोटो ले रहा था। वो मन महसूस के रह गया। वो परी जैसी लड़की उसे दोबारा मिल गई थी, पर इस बार भी वो उसका नाम नहीं पूछ पाया। तुम भी ना, बुड़बड़ हो कसम से, वो मनी मन देवानंद को कोस रहा था। वो एक और बेहतरीन क्लिक करने ही जा रहा था कि जब फिर से कोई चलता हुआ फ्रेम में आया। वो जैकेशन था। अरे ये तो, अवनी को देखने के बाद से वो भूल ही गया था कि वो यहाँ जैक्सन ऑफ जैकेशन से मिलने आया था। तो आ गए तुमने मेरा शॉट ख़राब कर दिया। चलो 2 मिनट ज़रा साइड हटो, फिर बात करते हैं। पर जैकेशन किसी पत्थर की तरह खड़ा रहा। अरे हटो ना यार, क्रिस झुंझलाता हुआ बोला, पर वो टच से मस नहीं हुआ। जैकेशन, अब क्रिस थोड़ा सशंकित सा आगे बढ़ा। वो क्रिस की तरफ पीठ और झील की तरफ मुंह किए खड़ा था। जैकेशन, क्रिस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा। पहले उसने क्रिस, फिर क्रिस के पीछे कहीं देखा। वो बुरी तरह कांप रहा था। क्रिस ने भी पलटकर पीछे देखा और बुरी तरह झुक गया। उससे लगभग 15 फीट दूर वो खड़ी थी, एलेनोर ब्राउन। तेज़ हवाएं चल रही थीं, पर ना तो उसका एक भी बाल हिल रहा था और ना ही कपड़े का एक कतरा। चेहरे पर वही भयंकर भाव लिए वो जैकेशन को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जैकेशन को हाँकते हुए वहाँ तक लाई हो। घबराओ मत, वो कुछ नहीं करेगी, क्रिस जैकेशन के कंधे पर हाथ रखता हुआ खोखली आवाज़ में बोला। उसकी खुद की हालत ख़राब थी। गुस्से से घूरती आंखें बस एक बार झपकी और क्रिस का हाथ जैकेशन के कंधे से फिसल गया, क्योंकि वो चलने लगा था। जैकेशन, अरे कहाँ जा रहे हो? क्रिस ने आवाज़ लगाई। जैकेशन अब झील में उतर गया था। उसका चेहरा, आंखें, सब कुछ अजीब तरह से सूना था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पानी की तरफ धकेल रहा हो। जैकेशन, रुको, आगे पानी गहरा है, क्रिस दोबारा चिल्लाया। उसने पीछे मुड़कर देखा, एलेनोर गायब हो चुकी थी। क्रिस जल्दी से पलटा। अब जैकेशन डूब चुका था। फिर क्रिस ने जल्दी से जैकेट उतारा, कैमरा वहीं घास पर रखा और उसे बचाने दौड़ पड़ा। उसने पानी में छलांग लगा दी, एक गहरी सांस भरी और डुबकी लगा दी। वो पानी के अंदर जैकेशन को ढूंढ रहा था, लेकिन जैकेशन उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी जल्दी कहाँ चला गया? उसका दम घुटने लगा। दोबारा सांस भरने के लिए वो ऊपर सतह की तरफ जाने लगा, पर तभी वो उसकी आंखों के ठीक सामने प्रकट हो गई। उसने एक मजबूत हाथ से उसका गला कसकर पकड़ लिया। क्रिस छटपटाने लगा। उसका दम घुट रहा था। उसका सर चकराने लगा। वो फटी आंखों से उस भयानक आकृति को देख रहा था जो पानी में भी सामान्य दिख रही थी, और गुस्से में उसकी गर्दन दबोचे हुई थी। तो क्या इसी तरह उसकी मौत होनी थी, इस वीराने में? उसने हसरत से देवानंद के बारे में सोचा,
जिसने उसके कहने पर अपनी टैक्सी दूर खड़ी की थी। वो बार बार पैर चला रहा था, पर वो हाथ भी किसी लोहे के शिकंजे की तरह कस ही गया था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। और तभी न जाने कहाँ से एक हाथ आया और उसने क्रिश का एक हाथ थाम लिया और उसे ऊपर की तरफ ले जाने लगा। एलेनोर गायब हो चुकी थी। 10 मिनट लग गए उसे पूरी तरह संभलने में। उसने मुंह में भरा पानी थूका और उठकर खड़ा हो गया। वो अपने बचाने वाले की तरफ मुड़ा, धन्यवाद करने के लिए, पर वहाँ तो कोई नहीं था। क्रिश अकेला था। वो बुरी तरह चकरा गया। ये कैसे संभव था? कोई तो था ज़रूर, जिसने उसकी जान बचाई थी, पर उसके बाहर आते ही कहाँ गायब हो गया। वो अब भी अपने हाथ पर उस अजनबी हाथ का स्पर्श महसूस कर सकता था। वो ठंड से दांत किटकिटाता हुआ रजत महल लौटा। अब तक उसने सिर्फ उस आफत को दूर से ही देखा था, पर आज पहली बार उस चीज़ ने उसकी आंखों के सामने जय किशन को मार डाला, और उसे भी मार डालती अगर वो अनजान मदद ना मिल पाती। वो सोचकर ही कांप उठा। अभी भी उसके कमरों से मिट्टी और काई की गंध आ रही थी। कुछ देर बाद उसने अपने बिस्तर पर कंबलों में दुबक कर बैठा रहा। जय किशन ने बोला था उसे ये सब पसंद नहीं। वो सब बहुत कुछ बता सकता था उसे। क्या इसलिए उसने उसे मार डाला? उसकी मौत के बाद क्रिस ने पाया कि वो एक बार फिर से ज़ीरो पर खड़ा है। पर क्या वो कुछ ज़्यादा ही अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं कर रहा? वो शक्तिशाली और गुस्सैल रूह कभी भी उसे मार सकती है, जैसे जय किशन को मारा, जैसे गौरव की मौत हुई। वो अब समझ चुका था कि गौरव के साथ उसके शादी वाले दिन क्या हुआ होगा। तो मैं अभी तक इस भुता राजमहल में क्या कर रहा हूँ? और रजत महल घंटा, एलेनोर कॉटेज है ये, और कुछ नहीं। वो उठा और अपना बैग पैक करने लगा। वो चेकआउट करने का मन बना चुका था। वो अपना कैमरा और लैपटॉप पैक कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने देखा कोई अनजान नंबर था। हेलो क्रिस बेटा। अरे अंकल आप? क्रिस हैरानी से बोला। फ़ोन पर गौरव के पिता थे। कुछ पता चला बेटा? उन्होंने संकोच से पूछा। अभिषेक बता रहा था तुम गौरव की मौत की छानबीन कर रहे हो। अंकल वो मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक। जीते रहो बेटा। मेरा गौरव तो अब क्या वापस आएगा, पर उसकी मौत का कारण भी पता चल गया तो बुढ़ापा शांति से कट जाएगा हमारा। उनकी आवाज़ लरजने लगी। आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। अब की बार क्रिस दृढ़ स्वर में बोला। वो बिस्तर पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। क्या करूं? मैं पागल हो गया हूं। मैं कब इस तरह डर कर भागने लगा? नहीं, कोशिश तो करनी होगी। जोखिम कहाँ नहीं भला। मैं गौरव की मौत को इग्नोर नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। उसने सारा सामान वापस रख दिया और कपड़े बदल कर नीचे आ गया। उसके दिमाग में तीर की तरह कई सवाल छूट रहे थे, जैसे सुहाना ने अपने दोस्तों से झूठ क्यों बोला कि उसका यूट्यूब चैनल था? जय किशन उसे क्या बताने वाला था? आज वहाँ झील पर उसकी जान किसने बचाई? और सबसे बड़ी बात, वो भयंकर रूह। वो अब एलेनोर ब्राउन के स्टैचू के सामने खड़ा था। दिन ढल रहा था और वो मूर्ति उस रोशनी में अजीब तरीके से सजीव लग रही थी। आखिर चाहती क्या हो तुम? वो हताशा से बुदबुदाया, और इसके साथ ही क्रिश को लगा जैसे उसका दिल उछलकर गले में पहुंच गया हो, क्योंकि उसके ऐसा बोलते ही वहाँ एक स्त्री स्वर भरा। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तो क्या क्रिश उसकी बात मानकर वापस चला जाएगा, या वो उसे भी मार देगी? क्या होगा आगे, सुनते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।